संविधान एक जटिल और क्लिष्ट विषय है। जब तक आप इस विषय में क्यों, कैसे और कहाँ जैसे तथ्यों का गहन विश्लेषण नहीं करते हैं, तब तक ये सब्जेक्ट हमारी समझ से परे होता है। हम संविधान को समझेंगे नहीं, इस विषय को आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, जब आप ऐसा करना आरंभ कर देते हैं तो यकीन मानिए जीके में आपको संविधान जैसा सब्जेक्ट कहीं नहीं मिलेगा। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो हमको यहाँ आर्टिकल्स को रटने की बजाय उस आर्टिकल के अंतर्निहित इनसाइड स्टोरीज हैं, यानी उसके पीछे जो इतिहास हैं, जो कारण हैं, अगर हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। संविधान का जो पहला हिस्सा है भाग 1, अब जानते हैं इस चीज़ को कि हमारे संविधान को 22 भागों में बांटा गया है और उस 22 भाग का जो पहला भाग है वो पहला भाग संघ के नाम और राज्य क्षेत्र की अवस्थिति को बताता है। आर्टिकल 1A भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ आप देख सकते हैं भारत अर्थात इंडिया एक अलग शब्द है जहाँ पर हमारे देश के नाम की अवस्थिति को व्यक्त करता है ये हिस्सा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि एक ही देश के दो नामों की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत, भारतवर्ष, हिंद, इंडिया जैसे बहुत सारे नामों से हमारे देश के नाम पर संविधान सभा में खूब चर्चा हुई, इस पर खूब माथापच्ची करनी पड़ी। जो लोग भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति पर जोर दे रहे थे उन्होंने इसका नाम भारत रखने की वकालत की, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि हमारे देश का नाम इंडिया रखा जाए। इंडिया रखे जाने का सबसे बड़ा कारण था भारत को उस समय पूरे विश्व में इंडिया के नाम से जाना जाता था। सारे अंतर्राष्ट्रीय करार भी इंडिया के नाम से ही होते थे और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में भी भारत का नाम इंडिया से जाना जाता था। कुछ लोगों ने संविधान सभा में भारत या भारतवर्ष रखने पर भी विरोध दर्शाया था। इनका ये मानना था कि चूंकि ये सारे नेता पूरे देश का नाम जो भारत रखना चाहते हैं वो उत्तर भारत से बिलोंग करते थे और चूंकि भारत का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला था और इस देश में हर वर्ग के लोग, संस्कृति और भाषा के लोग उपस्थित थे। साथ ही साथ हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के कारण भी बहुत ही घमासान संविधान सभा में पहले ही हो चुका था। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में अगर संसद या विधानमंडल में किसी भी बिल को एक्ट में बदलना है, कानून में बदलना है, तो उसके लिए अगर साधारण सब्जेक्ट वाला कोई कानून है तो उपस्थित और मत देने वालों के 50% बहुमत और विशेष बहुमत वाला अगर कोई विधेयक या बिल है तो उसे अगर हमको कानून बनाना है तो 2/3 बहुमत से उसे पास कराना पड़ता है। संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस स्थिति में किसी भी विषय को अगर हम उस समय जब कानून के रूप में उन्हें बदलना होता था तो संसद के सभी सदस्यों की सर्वसम्मति आवश्यक थी, यानी किसी भी बिल को वो 50% या 2/3 बहुमत से पास नहीं किया गया। हर व्यक्ति अगर जब तक सहमत नहीं हो पाता था तब तक कानून वहाँ तैयार नहीं होता था। अगर किसी विषय पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उस कंडीशन पे समायोजन के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता था और यही स्थिति हमारे देश के नाम के संदर्भ में भी हुई। इसीलिए इन्होंने समायोजन यानी बीच का रास्ता निकाला और हमारे आर्टिकल 1A में उन्होंने इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स ऐसा रखा। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह भी थी कि विवाद इंडिया दैट इज भारत या भारत दैट इज इंडिया पर भी था, किंतु विवाद पर ज़्यादा बल न देते हुए इंडिया दैट इज भारत को भारत का नाम चुन लिया गया और हमारे देश का औपचारिक नाम इंडिया हो गया। यहाँ पर अनुच्छेद 1A के दूसरे हिस्से में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, इसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट शब्द ध्यान रखिएगा, यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि फेडरेशन शब्द का प्रयोग। अब इन दोनों में क्या फर्क और क्या भेद है आपको समझना पड़ेगा। करने के पीछे दो कारण हैं। पहला, भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा, भारत के राज्यों को
देश से पृथक होने का कोई अधिकार नहीं। फेडरेशन और यूनियन में अंतर इस बात का है, आप ऐसा समझ सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे बहुत सारे देश हैं। आप इसका एग्जाम्पल अमेरिका से ले सकते हैं। आप देखते हैं कि उनके नाम में संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा है, और आपको पता भी है अमेरिका जो है वो 50 राज्यों के समूह से मिलकर बना हुआ है। यानी जो 50 राज्य, चूंकि एक बहुत लंबे अंतराल तक ब्रिटेन का गुलाम रहा अमेरिका, और जब इन राज्यों ने अपना एक संघ बनाया तो फिर से हम कहीं गुलाम ना हो सकें, इसीलिए एक प्रावधान स्थापित कर दिया कि ये 50 में से कोई भी राज्य उन 50 के समूह से अलग होकर के अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकता है, यानी एक नए देश का निर्माण कर सकता है। लेकिन हमारे देश में, हमारे संविधान में कोई भी राज्य भारत के संघ से या भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं रखता है। इसका तात्पर्य ये है। संविधान सभा में ज़्यादा सहमति इस बात पर थी कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण प्राय वैसा ही होना चाहिए जैसा कि संघात्मक यानी फेडरेशन शासन प्रणाली में होता है। लेकिन भारत उस समय तुरंत आज़ाद हुआ ही था और विभिन्न रियासतों से मिलकर बने देश के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी एकता और अखंडता को बनाए रखने की। इसलिए जरूरी था कि राज्यों को इतनी स्वाधीनता न दी जाए कि भविष्य में किसी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। सामान्य अर्थों में अगर कहा जाए तो भारत एक संघ है जो कभी अलग नहीं हो सकता। हालांकि प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से हम इसे बहुत सारे विभिन्न राज्यों में बांट सकते हैं। इसीलिए कुछ संविधानविद भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ के नाम से भी पुकारते हैं। क्या करता है अनुच्छेद 1 भी ये बताता है कि राज्य क्षेत्र किसे कहा जाएगा, कौन होंगे, यानी नामों का विवरण है। और अनुच्छेद 1 जो सी है वो राज्य क्षेत्र में क्या हिस्से आएंगे, कौन से हिस्से आएंगे, उनका विवरण है। यहाँ याद रखिएगा राज्य एवं राज्य क्षेत्र कहा गया, टेरिटरीज कहा गया है, केवल स्टेट की बात नहीं कही गई है। सभी हिस्सों को मिला करके राज्य क्षेत्र कहा गया है। यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा अनुच्छेद 1C में भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्यों के राज्य क्षेत्र आप जानते हैं कि वर्तमान में 28 राज्य हैं। इसके बारे में आपको पता है। संघ शासित प्रदेश यानी ऐसा हिस्सा जहां पर सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन चलता है उसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण क्यों किया जाता है, कैसे होता है? राजनीतिक और प्रशासनिक सोच से दिल्ली और चंडीगढ़ का निर्माण किया गया। सांस्कृतिक विभिन्नताएं, फ्रांसीसी संस्कृति और पुर्तगाली संस्कृति का सम्मिश्रण जिन क्षेत्रों में था, पांडिचेरी, दादर, नागर हवेली, इनको उस लिहाज से केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया। सामरिक महत्व और भौगोलिक परिस्थिति के कारण ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेशों के सूची में शामिल किया गया है। पहले पिछड़े और अनुसूचित लोगों के विशेष प्रावधान किए गए थे और उसके तहत मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि जगहों पर को भी पहले केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शामिल किया गया था। ये अलग बात है कि वर्तमान में अभी सभी पूर्ण राज्य के रूप में अवस्थित हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन सभी जगहों पर जो प्रशासन होता है वहाँ पर केंद्र सरकार और उनके प्रतिनिधि काम करते हैं केंद्र सरकार के अनुदेश में। लेकिन इनमें से 2 हिस्से ऐसे हैं, फिलहाल वर्तमान में 3 हिस्से हो गए हैं, तीनों को हम क्रमशः पढ़ते हैं। 14वां संविधान संशोधन 1962, इसके तहत हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी, गोवा ऐसे बहुत सारे हिस्से थे जहां पर पहले विधानसभा का गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश, गोवा तो अभी पूर्ण राज्य बन चुका है, इसलिए फिलहाल जितने भी केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है उसमें अनुच्छेद 239 के तहत पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था। वर्तमान में इसे पुदुचेरी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है,
69वां संविधान संशोधन 1991 में अनुच्छेद 239 क के तहत दिल्ली में न केवल विधानसभा का गठन किया गया बल्कि दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी घोषित किया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, एक राज्य से बढ़कर दर्जा दिया गया है। फिर किसी क्लास में उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हाँ एक चीज़ और समझना है आपको, फिलहाल 2019 में आप जान ही रहे हैं धारा 370 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। और जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ पहले जम्मू और कश्मीर में विधान परिषद का गठन किया गया था, विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर को राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। क्यों किया गया है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जहां पर जम्मू और कश्मीर में विधानसभा का गठन किया गया है, लद्दाख में विधानसभा का गठन नहीं किया गया। लद्दाख की 4 विधानसभा सीटें बाहर हो गई। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में 114 टोटल विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 24 सीटें पीओके में आती हैं। और ये ध्यान रखिएगा, बाकी जो 90 जो विधानसभा सीटें हैं, वो 90 विधानसभा सीटें कंप्लीट जम्मू एंड कश्मीर के लिए रिजर्व है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी आपको समझना है इस चीज़ के लिए, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू एंड कश्मीर जहाँ विधानसभाओं का गठन है केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत, वहाँ अंशतः शासन जो है, प्रशासन जो है वो केंद्र सरकार करती है और अंशतः जो प्रशासन है वो राज्य सरकार करती है। अगला है अर्जित राज्य क्षेत्र, या इसी को हम एक्वायर्ड टेरिटरीज भी कहते हैं। किसी क्षेत्र को अधिग्रहित, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगला है अर्जित राज्य क्षेत्र। किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहित या अर्जित राज्य क्षेत्र तब कहा जाता है, यानी एक्वायर्ड टेरिटरी की संज्ञा तब हम देते हैं जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत उस क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता स्थापित कर ले, अर्थात युद्ध में किसी संधि के तहत उसे जीत ले, या भू अर्जन के द्वारा जीत ले, अध्यारोपण के द्वारा जीत ले, या आप ऐसा भी कर सकते हैं जन समर्थन के द्वारा जीत ले। आप जानते भी हैं सिक्किम जो राज्य था वहाँ पर जन समर्थन किया गया था। इसके बारे में चर्चा किसी और वीडियो में जरूर की जाएगी। वर्तमान में आप ध्यान रखिएगा, भारत में अर्जित राज्यों की सूची में कोई भी हिस्सा शामिल नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आप पांडिचेरी और उसकी कुछ फ्रांसीसी बस्तियाँ थी, कराइकल, माहे और यमन। इन सभी हिस्सों को हमने 1954 में फ्रांस से प्राप्त कर लिया था। चूंकि फ्रांस से प्राप्त करने के बावजूद भी फ्रांस की संसद में इसका अनुमोदन नहीं हुआ था, 1962 के बाद इसका अनुमोदन हुआ, इसलिए 1962 से ये संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से बन गए। उसी तरीके से गोवा, दमन दीव, दादर और नागर हवेली को भी हमने पुर्तगाल से अर्जित किया था और भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में शामिल कर दिया। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 1 यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला जो वीडियो होगा वो अनुच्छेद 2 से लेकर 4 तक पूरा कवर करूँगा मैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, CGPSC मेंस की जो वीडियो बन रही है, एशिएफ के लिए मैथ्स रीजनिंग की जो वीडियो बन रही है, वो कंटिन्यू बनती रहेगी। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं सारे सीरीज़ की वीडियो कंप्लीट करूँगा। संविधान की पूरी सीरीज मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ों को ज़रूर कवर करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि अगले वीडियो का आपका इंतज़ार रहेगा, अनुच्छेद 2 से लेकर 4 जिसमें हम कवर करेंगे, और अगला मैथ्स का जो टॉपिक होगा अनुपात समानुपात पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसमें और जो सुधार की जो संभावनाएं होंगी आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी अच्छा हो सके मैं करने की भरपूर कोशिश करूँगा। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें।